Hello everyone, let us do this interesting problem from rotation from the book Pathfinder. So you should try this question on your own before you move on to the solution. So we are given that a particle of mass m at a distance r from a fixed point is attracted towards the fixed point by a force given by F equal to k by r square, where k is a positive constant. Okay. If L be its angular momentum with respect to the fixed point, which of the following equations is correct? तो जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शंस आर सेइंग डेल्टा ऑफ समथिंग इज इक्वल टू जीरो. डेल्टा मतलब चेंज होता है, तो डेल्टा ऑफ समथिंग इक्वल टू जीरो मतलब दिस थिंग इन द ब्रैकेट इज अ कांस्टेंट. तो सारे ऑप्शंस कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कुछ सर्टेन क्वांटिटी है वो कंजर्व्ड रहती है, राइट? तो कंजर्व्ड रहती है, कौन सी क्वांटिटीज़ हमें फिजिक्स में यूजुअली पता होती है कि कंजर्व्ड रहती है? मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, राइट? तो उनमें से कुछ होना चाहिए, लाइक दैट इज़ वन वे टू थिंक अबाउट इट. ऑल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट इन दिस वे कि ये जो टर्म्स हैं तीनों, ये किस टाइप की क्वांटिटीज़ हैं, मतलब राइट. सो यहाँ पे तीन टाइप के टर्म्स दिख रहे हैं मेरे को. एक ये डी आर बाई डी टी वाला टर्म दिख रहा है, एक के बाई आर वाला टर्म दिख रहा है, और एक ये एंगुलर मोमेंटम एल वाला टर्म्स दिख रहा है. दीज आर द ओनली थ्री टर्म्स इन ऑल फोर ऑप्शंस, राइट? तो ये तीनों एक्चुअली एनर्जीज हैं, दे आर एनर्जीज. तो ये एनर्जी कैसे पता चला? फॉर एग्जाम्पल ये डी आर बाई डी टी, आर इज अ डिस्टेंस, तो डी आर बाई डी टी विल बी अ वेलोसिटी, राइट? एंड इफ दिस इज अ वेलोसिटी देन हाफ एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, राइट? एंड एल स्क्वायर बाई टू एम आर स्क्वायर को भी अगर देखोगे कि डायमेंशंस देखोगे इसके, तो यू विल फाइंड दैट दिस इज ऑल्सो एन एनर्जी, राइट? सो बेसिकली दीज आर एनर्जीज. तो ये कुछ शायद टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, राइट? तो हमारे पास जो फोर्स गिवन है उससे एसोसिएटेड एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट? एंड वाई इज दिस ट्रू? बिकॉज दिस गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव, राइट? सो हाउ डू वी नो दैट दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव? तो पहले तो मैंने इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखा कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, हमें गिवन है कि एक फिक्स्ड पॉइंट है और ये फोर्स हमेशा उस फिक्स्ड पॉइंट की तरफ को पॉइंट करती है और ये अट्रैक्टिव है, राइट? तो अगर ये पार्टिकल है तो दिस रेड कलर डॉट इज माई पार्टिकल at a particular instant and it is at a distance r from this fixed point which is known as, which I am calling the force center. Force center because force is always directed towards the center, right? तो इस फोर्स को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे लिख सकता हूँ कि दिस इज द मैग्नीट्यूड k by r square, this is the magnitude which is given to us and the direction can be written as minus r cap. तो minus r cap क्यों लिखा? कि if r is the position vector of this particle at a given instant, if r is the position vector then r cap is the direction in that position vector and therefore minus r cap is this reverse direction. So minus r cap is a unit vector pointing from the particle towards the force center. So basically this is my force in vector form. So this is an example of a central force. Central force इसी को बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. इसी चीज़ को बोलते हैं कि अगर एक फिक्स्ड पॉइंट है और कोई फोर्स है वो हमेशा उस फिक्स्ड पॉइंट की तरफ को फोर्स लग रही है या उस पॉइंट के से दूर को लग रही है. if a force is always pointing towards a fixed point or directly away from that fixed point then it is a central force. The force can be attractive or repulsive but the direction is always in the direction is always along the line joining the particle to that force center, right? That is called a force center, that is called a central force. Not all central forces are conservative. तो ज़रूरी नहीं है कि कोई central force हो conservative हो, but if the central force also depends only on the distance from the force center, कि जो distance है r, तो magnitude जो है force का वो सिर्फ r पे depend कर रहे हैं यहाँ पे. It is a constant divided by r square. तो अगर ये दोनों conditions true होती हैं कि force is always directed along the line joining the particle to the force center and the force is also only dependent on the distance from the force center. अगर ये दोनों बातें true हैं then the force is definitely conservative. So gravitational force, electrostatic force are also examples of forces which satisfy both these conditions. They satisfy both these conditions, right? तो now the force is conservative, right? And
इफ़ इट इज़ कंजर्वेटिव इट हैज़ एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी. सो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है उसके एसोसिएटेड एक पोटेंशियल एनर्जी होती है. और उस पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? दैट पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट. तो पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट प्रॉपर्टी है कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल. कि पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो कुछ उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे है तो कुछ उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, एंड सो ऑन, राइट. तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट का क्या डेफिनेशन है? दैट इट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स, बाय द कंजर्वेटिव फोर्स व्हेन द पार्टिकल कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. तो अगर ये लाल वाला पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ, तो अगर इन्फिनिटी से मैं पार्टिकल को यहाँ लेके आता हूँ, या पार्टिकल इफ पार्टिकल कम्स from infinity to this point, then the work done by this force is known as the potential energy, negative of the work done. तो उसमें एक माइनस साइन भी लगता है बाहर. तो वर्क नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स when the particle comes from infinity to that point is known as the potential energy at that point. And this work done is path independent. तो ये तो मैंने बताया नहीं कि किस पाथ से लेके आ रहा हूँ मैं. इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ, तो तेरा इन्फिनिटली मेनी पाथ्स पॉसिबल, राइट. But this work done will be path independent, and that is the definition of the conservative force, right? तो conservative force ऐसे ही होती है कि जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हो पार्टिकल को, so you're traveling from one point to another point, any path you take from that one point to another point, the work done will be the same as long as the end points remain the same. तो this is the definition of conservative force. तो अगर इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आ रहे हैं तो हम इस पाथ के अलॉन्ग भी आ सकते हैं. तो यहाँ पे मैं बहुत दूर इन्फिनिटी से यहाँ तक आ रहा हूँ. सो इफ आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस टू दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी है. तो इन्फिनिटी जस्ट मीन्स वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट. तो किसी भी पाथ के अलॉन्ग मैं आ रहा हूँ, बस इनिशियल जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है फ्रॉम द फोर्स सेंटर, और फाइनल डिस्टेंस आर है. तो पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन सेम होगा, एंड दैट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट. द नेगेटिव ऑफ दैट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, राइट. तो वर्क डन तो हम इंटीग्रल से निकालते हैं. हमने सीखा है कि वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, वेयर डी आर इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो इस इंटीग्रल का क्या मतलब है कि इफ़ यू आर मूविंग बिटवीन टू पॉइंट्स, so in a small displacement dr, the work done by the force will be f dot dr. और अब सारे टर्म्स को अगर थोड़ा थोड़ा dr मूव करते करते हर बार f dot dr निकालते सारे टर्म्स को ऐड कर दिया हमने, so we'll get the total work done by the force in the process during which particle travels from one point to another. तो यहाँ पे एक फाइनर पॉइंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कन्फ्यूजेज लॉट ऑफ पीपल कि जो डी आर वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में लिया जाए. डज इट डिपेंड ऑन विच डायरेक्शन यू आर ट्रैवलिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक इट क्लियर कि एक तो मैं जो पाथ यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि द वर्क डन मेरे को निकालना है, वर्क डन निकालना है बाय द फोर्स. तो इन्फिनिटी से आर तक आना है, और वर्क डन क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट है तो आई विल यूज़ द सिंपलेस्ट पाथ पॉसिबल विच इज़ द रेडियल पाथ, विच इज़ स्ट्रेट लाइन पाथ. कि मैं इन्फिनिटी पे हूँ और इन्फिनिटी से इस डायरेक्शन में मैं अंदर की तरफ आ रहा हूँ. So I'm traveling along this radially inward path to this point, right? So this is the simplest point कि I am always traveling along the line which is directed towards the force center. I'm always traveling in the radially inward direction. तो radial direction का मतलब क्या है? Always directed towards the force center. तो ये इस सीधे straight line में force center की तरफ ही मैं आ रहा हूँ, right? तो ये किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है कि डी आर वेक्टर को किस डायरेक्शन में लेना है. मतलब ऑब्वियस चॉइस वुड बी कि डी आर वेक्टर को अंदर की तरफ लेना है क्योंकि हम अंदर की तरफ आ रहे हैं. बट दिस इज़ अ मैटर ऑफ कन्वेंशन कि डी आर वेक्टर ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर. कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम वर्क कर रहे हैं, राइट. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम मूव अराउंड कर रहे हैं, और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है कि बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम दिस center is known as r, and of course if you travel in the radially outward direction r will increase, and if you travel in the radially inward direction r will decrease, right. So this is our basic coordinate system in which we are moving around, right. Now dr vector is a small increase in r. Dr vector is a small increase in r.
So if you make a small increase in r, of course the dr vector has to point radially outward, क्योंकि आप radially outward जाते हो तभी r increase होता है, and therefore our dr vector has to point radially outward. तो अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ आ रहा हूँ तो आंसर गलत आ जाएगा ऐसे तो the answer is no. The answer will come out to be correct because the limits will take care of it. The limits will take care of the direction in which I am traveling. कि limits is my way of telling the integral that I am moving in the radially inward direction, right? कि अगर मैं लिमिट्स को इन्फिनिटी से r कर देता हूँ, उसकी जगह मैं r से इन्फिनिटी करता सपोज, तो आंसर एग्जैक्टली नेगेटिव आता, राइट? तो अगर मैं r से इन्फिनिटी जाऊँगा तो वर्क डन एग्जैक्टली नेगेटिव आएगा, इंटीग्रल का आंसर एग्जैक्टली नेगेटिव हो जाएगा अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर देता हूँ तो, राइट? तो द लिमिट्स बेसिकली कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, ऑब्वियसली, राइट? दे आर द एंड पॉइंट्स, राइट? एंड डी आर वेक्टर ऑलवेज पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड. सो यू हैव टू लर्न दिस एज अ फैक्ट ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि डी आर वेक्टर इज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन दैट कम्स फ्रॉम द coordinate system in which we are working, right, in which r is increasing in the radially outward direction obviously. So dr vector, which is a small increase in r, must also point radially outward. तो अब सिंपल है कि f का जो फंक्शन था हमारे पास, ये वाला फंक्शन था, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो जो माइनस साइन है उसको बाहर ले जाके मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस हो जाएगा, एंड देन आर कैप एंड डी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विल गिव मी जस्ट डी आर बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन, एंड आर कैप का मैग्नीट्यूड इज 1, डी आर का मैग्नीट्यूड इज डी आर. सो आई गेट दिस. सो इवेल्युएटिंग द इंटीग्रल आई गेट पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन विच इज माइनस के बाई आर. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ आर, राइट? कि इफ आई एम एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द फोर्स सेंटर, पोटेंशियल एनर्जी इज दिस. Right? So this conservative force which was given by this expression has an associated potential energy function which is given by this. Now my potential energy is done, so I have to write my kinetic energy. Now kinetic energy लिखने के लिए I have to write the velocities. कि velocities के दो component होंगे, velocity के दो component होंगे. एक tangential component होगा, तो if the particle is at suppose a distance r from the center, then the position vector is r, then the velocity component which is perpendicular to this position vector is the tangential component, and the velocity vector which is along the radius vector is the radial component. और ये सिर्फ दिखाने के लिए दिखाया है, tangential component इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, it just has to be perpendicular to the radius vector, and the radial velocity can also be inward, राइट? तो ये दिखाने के लिए दिखाया बस, दीज आर जस्ट रिप्रेजेंटेशंस. तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी रिलेटेड टू द एंगुलर मोमेंटम, राइट? सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन कैसे आया. सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. सो एंगुलर मोमेंटम का बेसिक डेफिनेशन, लेट्स से एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ का बेसिक डेफिनेशन इज the position vector of the particle crossed with the momentum, right? अब मैं velocity को दो parts में break करके लिख सकता हूँ, right? Now if I open the brackets, because the cross product is distributive, so then first I get a term r cross m into v tangential, then I get plus v r cross m into v radial. तो जो radial वाला velocity का cross product होगा with r, that will become 0 because the radius vector which the position vector and the radial component of velocity are in the same direction. They are both pointing radially. या तो उनके बीच का एंगल 0 है या 180 है, दोनों केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट इज 0. So therefore I will get only one term. I will get only the first part कि r cross m into v tangential. और फिर r और v tangential तो परपेंडिकुलर है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्रीज है. So therefore sin 90 is 1. Therefore I get r into m into v tangential.
So this is the value of the angular momentum, right? And the direction is perpendicular to the plane of this figure. कि अगर मैं r और v टेंजेंशियल को क्रॉस करूँगा तो एक वेक्टर मिलेगा जो प्लेन ऑफ द फिगर के परपेंडिकुलर होगा. सो लेट मी कॉल दैट n टू डिनोट द नॉर्मल वेक्टर, राइट, जस्ट टू राइट इट इन वेक्टर फॉर्म. तो अगर एंगुलर मोमेंटम ये है विच इज़ डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, तो अगर कोई भी पार्टिकल का आप एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हो तो वन वे ऑफ राइटिंग दिस एंगुलर मोमेंटम इज दिस. कैसे कि मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दैट पॉइंट जिसके बाद एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द radius vector, which is perpendicular to the line joining the particle to that point. So this is one way of writing it. There is another way of writing it, which is not breaking up the velocity into two parts, but breaking up the radius vector into two parts. So you should try to think of it on your own कि वो कैसे होगा. तो you must have read it, you must have studied it in your theory also, right? So this is the angular momentum. और angular momentum अगर ये है तो I can write the tangential velocity in terms of the angular momentum like this, L over mr. Make sense, right? And what about the radial velocity? Radial velocity is just dr by dt. So radial velocity is dr by dt का क्या मतलब है कि if r is the distance from the center, then the radial component of the velocity is the rate at which the distance from the center is changing. तो इसमें ध्यान से सोचना है कि v tangential क्या कर रहा है और v radial क्या कर रहा है. तो इसको ऐसे सोचेंगे कि दोनों कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज़ है, तो एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज़ क्या कर रहा है ये समझने के लिए ऐसे सोच लो थोड़ी देर के लिए कि दूसरा वाला ज़ीरो है. तो अगर ये समझना है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या कर रहा है तो रेडियल कंपोनेंट को जीरो मान लो एक सेकंड के लिए. तो रेडियल कंपोनेंट अगर जीरो है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जस्ट टेकिंग द पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ, राइट. तो अगर रेडियल कंपोनेंट जीरो है देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल नेवर चेंज. द पार्टिकल विल कीप मूविंग इन अ फिक्स्ड सर्कल ऑफ फिक्स्ड रेडियस. और सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा, उसकी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी. टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी माइट बी चेंजिंग, बट इतना है कि रेडियल कंपोनेंट कभी नहीं है पार्टिकल का वेलोसिटी का. देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल नेवर चेंज. दैट मीन्स द रेडियल कंपोनेंट इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, बिकॉज इफ इट इज जीरो देन द डिस्टेंस डज नॉट चेंज. कन्वर्सली इफ the tangential component is zero, if tangential component is zero, radial component है तो बस पार्टिकल एक ही लाइन के अलॉन्ग अंदर बाहर जाता रहेगा, जा सकता है बस, बट इट कैन नॉट मूव अराउंड द फोर्स सेंटर, राइट. सो इट कैन ओनली मूव अलॉन्ग वन रेडियल लाइन. सो इसका मतलब व्हेन द टेंजेंशियल कंपोनेंट इज जीरो द पार्टिकल ओनली मूव्स ऑन अ रेडियल लाइन, डज नॉट गो अराउंड. सो इसका मतलब द टेंजेंशियल कंपोनेंट इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द particle in the circular direction. In other words, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर ये जो पोजीशन वेक्टर है उस पोजीशन वेक्टर को रोटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ दिस रेडियस वेक्टर, एंड द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द लेंथ ऑफ दैट रेडियस वेक्टर. So this is very interesting कि दोनों चीज़ें अलग अलग काम कर रही हैं, बट नाउ दे आर एक्टिंग एट द सेम टाइम. दोनों का सुपर पोजिशन सोच सकते हो कि दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं. सो द टेंजेंशियल कंपोनेंट इज टेकिंग इट अराउंड एंड द रेडियल कंपोनेंट इज चेंजिंग द डिस्टेंस. और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंट्रिकेट चीज़ है कि ये नॉर्मल आई और जे कैप कंपोनेंट्स की तरह नहीं है, एक्स और वाई कंपोनेंट्स की तरह नहीं है, बिकॉज नॉर्मली द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, द एक्स एंड वाई डायरेक्शंस, द आई एंड जे कैप डायरेक्शंस आर फिक्स्ड, बट यहाँ पे रेडियल एंड टेंजेंशियल components are not fixed, or the directions are not fixed. The particle is here
if the particle goes here after some time, then the radial direction will be this and the tangential direction will be this, right? तो but in a small time interval you can definitely say कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये इस समय रेडियल कंपोनेंट है वेलोसिटी का और ये इस समय टेंजेंशियल कंपोनेंट है वेलोसिटी का. Of course those directions will change after a very short interval, but for this short interval, for a very small differential time interval, we can assume the directions to be constant, कि radial direction practically constant है for this very small interval और tangential direction भी constant है. तो उन directions वाली जो velocities हैं वो ऐसे एक्ट कर रही हैं कि जो रेडियल कंपोनेंट है वो पार्टिकल को दूर या पास ला रहा है और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा है, राइट? सो वी हैव दीज टू कंपोनेंट्स एंड नाउ वी कैन राइट द टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी और टेंजेंशियल और रेडियल कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर है. सो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन लाइक दिस, v स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो v स्क्वायर को हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं बिकॉज दीज टू आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. And finally putting in the values we get this expression, and this expression is saying that the total mechanical energy, potential plus kinetic energy, remains a constant. So this is a very interesting question जिसमें कुछ ज़्यादा difficult नहीं था, बस एक अच्छा और thorough application था सारे concepts का, कि हमने पहले potential energy का function निकाला. वो बहुत important part था because उसमें गलती होने का chance है. और फिर हमने काइनेटिक एनर्जी को लिखा इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड डी आर बाई डी टी. सो आई होप यू लाइक दिस सोल्यूशन एंड यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग सच क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक एंड यू शुड इवन प्रैक्टिस वन क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी गुड. ऐसा नहीं होता कि मतलब ऐसे नहीं करना है कि मतलब एक क्वेश्चन को किया और फिर उसको देखा ही नहीं दोबारा, मतलब सारी किताब ख़त्म करनी है, ऐसा नहीं है. इवन इफ़ यू डू 20 गुड क्वेश्चंस फ्रॉम वन चैप्टर बट डू देम 4-5 टाइम्स ओवर अ पीरियड ऑफ 2 months, दैट विल बी द बेस्ट काइंड ऑफ प्रैक्टिस. क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन को रिविजिट करते हैं तो यू लर्न इट इन अ डीपर वे. आप उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फिर से समझते हैं, अगली बार फिर उसी क्वेश्चन में आपको डीपर लेयर्स डिस्कवर करते हैं जो आपने पहली बार में नहीं समझी थी. जब नए क्वेश्चन पे चले जाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप सेम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते रहते हैं, राइट? देयर ऑल्सो यू लर्न बट यू आर ऑल्सो नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट आफ्टर सॉल्विंग सो मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि यू ऑल्सो फील दैट देर आर सो मेनी क्वेश्चंस, दे विल नेवर एंड. बट इफ़ यू हैव दैट फेथ कि एक पहले मैं इन क्वेश्चंस को अच्छे से मास्टर करूँगा, क्या मैं इन क्वेश्चंस को अभी अपने दिमाग से कर पा रहा हूँ, फिर से कितना स्मूथली कर पा रहा हूँ और कितने कम टाइम में कर पा रहा हूँ, राइट? तो यू शुड प्रैक्टिस लाइक दीज क्वेश्चन. अगर आज आपने कर लिया, वीडियो देखने के बाद आप एक बार और कर सकते हैं एंड द नेक्स्ट टाइम यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन मे बी 1 week लेटर, तो आपको नया सा लगेगा. एंड डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, यू शुड ट्राई इट अगेन ऑन योर ओन until you get really comfortable with all the concepts. कि आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली लग रहा है कि आप किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. उस लेवल का कंफर्ट होना चाहिए. सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.